हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर पाथ। सो आज से हम सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी ये यूनिट सेकंड का पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे पास फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, स्टैटिक्स की। तो ये सेकंड यूनिट है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये होती क्या है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हम इसके मीनिंग से करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। ओके, तो इन स्टैटिक्स, अगर हम स्टैटिक्स में देखें तो सेंट्रल टेंडेंसी एक डिस्क्रिप्टिव समरी है एक डाटा सेट का। मान लो हमारे पास ना इतना सारा एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ वेरियस आपके पास डाटाज हैं। ठीक है, जो इस पूरे के पूरे डाटा को एक छोटे से फॉर्म में रिप्रेजेंट करे। इतने डाटा को अगर हम इस छोटे से फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इस पूरे डाटा को अगर मैंने एक नाम दे दिया है, अगर मैं उस नाम में भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज़ क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, मतलब कि एक डिस्क्रिप्टिव समरी, इस पूरे की समरी, पूरे डाटाबेस की समरी क्या है मेरे पास, ये है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसको सिर्फ इसमें करती हूँ, ठीक है, इट मीन्स मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर इसमें पूरे के पूरे डाटा को सिर्फ एक छोटे से हिस्से में रिप्रेजेंट करूँगी तो दैट इज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, ये सेंट्रल टेंडेंसी। थ्रू द सिंगल वैल्यू, एक ही सिंगल वैल्यू को दर्शाती है। ठीक है, सेंटर ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में ये कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती है कि इंडिविजुअल डाटा का आपका ये इन्फॉर्मेशन है, नहीं, ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ये आपको समरी बताती है, आपको एक समरी देती है। इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन में आपको सिर्फ एक ही समरी दे रही है। जनरली सेंट्रल टेंडेंसी जो है डाटाबेस को डिफाइन करती है सम ऑफ मेजर्स इन स्टैटिक्स। आप इसे माप सकते हो स्टैटिक्स में। ओके, आई होप दैट क्लियर। डेफिनेशन की बात करते हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्या है सेंट्रल टेंडेंसी की। तो सेंट्रल टेंडेंसी स्टेटेड एज अ स्टैटिकल मेजर करने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी हमने क्यों लगाई है, ताकि हम स्टैटिकली उसे मेज़र कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते एक सिंगल वैल्यू में इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डाटा सेट को। मेरे पास ये पूरा का पूरा डाटा है, इसको सिर्फ मैं एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज़ ए सेंट्रल टेंडेंसी। इसका एम क्या होता है, प्रोवाइड करना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑन द इंटायर डाटा इन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द कलर क्या कहता है, एवरेज। जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, एवरेज। हम सेंट्रल टेंडेंसी को किस नाम से और जानते हैं, एवरेज के नाम से जानते हैं। तो एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर डिस्क्राइब होल ऑफ द फिगर। मतलब कि कौन सी ऐसी एक सिंगल वैल्यू जो कि पूरी की पूरी होल वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज ए सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं एवरेज के, या फिर आप कहें सेंट्रल टेंडेंसी के। ठीक है, एवरेज ऑक्यूपाई करते एक प्राइम प्लेस इन द थ्योरी ऑफ स्टैटिकल मेथड में। दैट इज वाई बोले ने इसे एक, मतलब एवरेज को क्या कहा है, स्टैटिक्स इज ए साइंस ऑफ एवरेज। कि स्टैटिक्स क्या है, एक साइंस है एवरेज का। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एवरेज। ठीक है, तो हम इसके वन बाय वन करके इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं
या फिर जैसे हम कई फंक्शंस वो देख लेते हैं एवरेजेस के। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। जब हमारी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, किसमें हमारी हेल्प करती है, कंपैरिजन करने में। इसका पर्पस ही होता है एवरेज का, कंपैरिजन कर सकते हैं। किससे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करना हम किससे करेंगे, जैसे कि एक कंपैरिजन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन महाराष्ट्र में है और एक पंजाब की है, ठीक है, शो करती है प्रोडक्शन ऑफ जूट इन महाराष्ट्र इज मच मोर एज ए कम्पेयर ऑफ पंजाब। मतलब आपने एक तो आपकी जो फैक्ट्री है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में एक जूट की फैक्ट्री है और एक पंजाब में जूट की फैक्ट्री है। तो महाराष्ट्र वाली जो जूट की फैक्ट्री है ना, वो ज़्यादा क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, मोर प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, उसे बेनिफिट भी अच्छा हो रहा है। पंजाब वाली इतना नहीं कर रही है। तो इसका क्या कारण है कि ये नहीं कर पा रही है, तो हम किसके हिसाब से लगाते हैं, एवरेज से। हम देखते हैं कि ये वाली तो इतना ज़्यादा क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, पंजाब वाली बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं कर रही है। इसका कारण क्या, इसको हम कंपैरिजन करके देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेट ऑफ पॉलिसीज। हम क्या करते हैं, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। एवरेज जो है वो ग्रेटर यूज़ होता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज मेजर। जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो क्या फाइंड करती है, वो फाइंड करती है फेयर ऑफ लो प्रोडक्ट ऑफ शुगर। मतलब गवर्नमेंट तो यही देखती है ना कहाँ पे लो प्रोडक्ट मिलते हैं शुगर के, ठीक है, और उसे वहाँ पे वेरियस पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर देती है ताकि हम उनको क्या कर सके, कंपनसेट कर सके, क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है, लो प्राइसेस मिल रहे हैं। किस चीज़ की, शुगर के उन्हें पास लो प्राइसेस मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है जिन लोगों को लो प्राइसेस मिल रहे हैं हम उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ, ठीक है, ताकि हम उनको क्या कर सके, कंपनसेट कर सकते हैं उस लो प्रोडक्ट अवेल कराने के लिए। ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जो एवरेज है वो हमारी हेल्प किस में करता है, प्रेजेंट करने में, रो डाटा इन ए ब्रीफ ए सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। एवरेज हमारी हेल्प किस में करेगा, प्रेजेंट करने में। क्या प्रेजेंट करेंगे हम, रो डाटा को, हमारे पास रो डाटाज हैं उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में लगाना है, ठीक है। मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करनी है पूरी की पूरी होल पॉपुलेशन को। जब आप एक मीनिंग में दे देते हो, मतलब एक शॉर्टली आपने उसे क्या कर दिया है, तैयार कर दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपने क्या किया, उसमें कंक्लूजन को ड्रॉ किया है। आपके पास इतनी सारी स्टेटमेंट्स थी, उसमें से जब आप कंक्लूजन देते हो तो कंक्लूजन तो आपका बहुत ही छोटा होता है। मतलब आपने क्या किया, सिंगल वैल्यू ऑफ द, मतलब ये पूरी आपके पास यूनिवर्स है, आपने इस यूनिवर्स को एक छोटे से टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज क्या होगी, सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड एवरेज की, कि हमारे पास अच्छी एवरेज होने की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो जो गुड एवरेज होती हैं वो इजली डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है, अलजेब्रिक उसमें फॉर्मूला यूज़ किया जाना चाहिए। डिफरेंट पर्सन जो है ऑब्टेन कर सकता है सेम वैल्यू को फॉर ए गिवन सेट ऑफ डाटा, ठीक है, मतलब अलग अलग जो पर्सन है वो एक ही वैल्यू जो है आपके पास जो डाटा दिया गया है उसको अलग अलग तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। एक कंप्यूट करने में इजी होती है, हम एवरेज को इजीली हम कंप्यूट कर सकते हैं ना, अंडरस्टैंड करने में इजी होती है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कैपेबल होता है इसमें करने के लिए, ठीक है। ये अनड्यूली अफेक्टेड नहीं होती, कोई भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया है उससे अफेक्ट हो जाए, ये ऐसी कोई एवरेज नहीं होती है, ठीक है। सैम्पलिंग में जो फ्लक्चुएशन आते हैं ये उससे भी अफेक्ट नहीं होती, ओके।
सैम्पलिंग जब आप इकट्ठा करते हो, यूनिवर्स की आपने जब सैम्पलिंग इकट्ठा की कि आपने इतना डाटा लेना है, ठीक है, अगर उसमें कुछ भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, कुछ भी वेरिएशंस आते हैं, तो ये जो गुड एवरेज है ये इससे क्या नहीं होती, ये इससे इफेक्ट नहीं होते। ओके, सो अब हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी या फिर जैसे हम एवरेज कहते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। कि हम एक तो मैथमेटिकल के थ्रू से कर सकते हैं और एक हम पोजीशन के थ्रू से कर सकते हैं। मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास क्या आएंगे, मीन आ गया। पोजिशनल एवरेज में हमारे पास दो चीज़ें आ गई, मीडियन और मोड आ गया। मीन में क्या आया, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आ गया। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या डिफाइन करता है, अर्थमेटिक मीन डिफाइन करता है आपके पास वैल्यू जो कि आपने कहाँ से ऑब्टेन की, एडिंग ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज एंड डिवाइडिंग दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ यूनिट। मतलब अर्थमेटिक आइटम की अगर हम बात करें, अर्थमेटिक मीन्स की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास सिंपल जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, सिंपल जैसे हम एवरेज निकालते हैं, सेम उसी के तरीके से होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन को निकालना। कैसे निकालेंगे हम अर्थमेटिक मीन को, कि हमारे पास जैसे मान लो 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे पास डाटा है। अब मुझे इन डाटा का अर्थमेटिक मीन निकालना है। मैं कैसे निकालूंगी, मेरे पास 5 डाटा है तो 5 नंबर नीचे, एंड मैं इनको कैलकुलेट कर दूंगी, मतलब इनको बीच में ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास कितने होंगे, 5 और 4 9 10 15, तो ये जगह 15, तो मेरे पास एवरेज कितनी निकल के आएगी 3, तो ये 3 क्या हो गया मेरे पास अर्थमेटिक मीन। तो मैं अर्थमेटिक मीन को इस तरीके से निकाल सकती हूँ। इसके 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं अर्थमेटिक मीन के 2 टाइप्स, सिंपल और वेटेड। सिंपल तो आप सिंपली निकाल लोगे, वेटेड में क्या करोगे, आप हर जो भी आपके पास जो भी डाटाज है उसको क्या दोगे, वेट करोगे। आई मीन उनको मतलब किसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आप इसमें क्या इक्वल चांस नहीं दोगे। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज का। तो जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है, अपने क्या करें, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। आप 3 तरीक़ों से इसे कैलकुलेट करोगे, एक तो आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे, एक आप डिस्क्रीट वे में कैलकुलेट करोगे और एक आप क्या करोगे, कंटिन्यूस वे में कैलकुलेट करोगे। इंडिविजुअल तो मतलब यही हो जाएंगे, आपके पास क्या है, कुछ डाटास दे रखे हैं जैसे कि नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे हैं 1 2 3 सो, ठीक है। डिस्क्रीट क्या हो जाएंगी, सेम इंडिविजुअल की तरह होती है, ठीक है। कंटिन्यूस क्या हो जाएंगे, जिसमें कि इंटरवल्स होते हैं जैसे कि 5 to 10 10 to 15 15 to 20, तो ये क्या हो गया आपके पास कंटिन्यूस सीरीज हो गई। कौन कौन से मेथड्स होते हैं अर्थमेटिक मीन को करने के लिए, डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया और स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। तो हम इन तरीक़ों से जो है अर्थमेटिक मीन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, वो भी इंडिविजुअल सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड, इसमें अगर डिस्क्रीट सीरीज़ है हमारे पास तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर कंटिन्यूस सीरीज़ है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है, ठीक है, मतलब कि नंबर्स दे रखे हैं, होल नंबर्स है 1 2 3 एंड 4 एंड 5 है, ठीक है, ये सब। कंटिन्यूस में 0 to 5 5 to 10 10 to 15 ये नंबर्स हैं, तो आपकी कंटिन्यूस सीरीज हो गई, ठीक है। तब आप क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे मीन को कैलकुलेट करने की,
सिग्मा एफ इंटू में एन, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना के लगाओगे, इसमें आपको मिड वैल्यू भी निकालनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास ना एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। आपको इस एग्जाम्पल में क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज से निकालनी है, इंडिविजुअल सीरीज निकालनी, मतलब सिंपली आपको इंडिविजुअल सीरीज से निकालना है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने बताया था सिंपल आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अगर मैं इन सब का टोटल करके एवरेज निकालूं तो मेरा कितना निकलेगा, इन सबको मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, ओके। कितने नंबर्स हैं ये, 6। अगर मैं इन सबको प्लस करूंगी तो ये कितने आ जाएंगे, अब इसे काट देते हैं, कटता है तो काट देते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट करना है हमें अर्थमेटिक मीन को बाय डायरेक्ट मेथड से। उसने खुद लिखा है कि आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपके पास वेजेस दी गई है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, कौन सा मेथड लगाओगे इसमें, ये कौन सी सीरीज दिख रही है आपको, डिस्क्रीट, ये सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज है। जब डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है तो आप डिस्क्रीट वाला ही मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास वेजेस दी गई है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, कितने दी गई है वेजेस, वेजेस हमारे 10 to 50 दी गई है, कितनी दी गई है, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स 4, 5, 3, 2, 5, 4, 5, 3, 2, 5। आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स, आपको इसमें एफ एक्स ही तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ये आपके पास क्या है, एक्स है, और ये आपके पास क्या है, एफ है, फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो आप इसको सीधा से मल्टीप्लाई कर दो, 40, 100, 90, 80, 250। अब इनको प्लस कर दो, ओके। तो आप इनको सबको प्लस करके आपके पास में कितना आएगा, 560, ठीक है। और आपकी जो एफ है वो टोटल कितनी है, 19 है। तो कैसे निकालोगे इसे, 560 डिवाइड अपॉन में 90, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी डायरेक्ट मेथड से करना है, बट इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में चल रहा है, इंटरवल्स दे रखा है, इट मीन्स ये कौन सी सीरीज है हमारे पास, क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू आपको पता चल गई थी, ठीक है। मिड वैल्यू क्या थी आपके पास,
ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको मिड वैल्यू निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे इसकी मिड वैल्यू? 84 प्लस 90, 84 प्लस 90 डिवाइडेड अपॉन में 2 करके, ठीक है। तो ये जाएगा 4 2 ठीक है। 7 ओके। देन आप इसी तरीके से सारी मिड वैल्यूज़ निकाल लोगे, मिड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट मिड वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। आपके पास एफ है, मिड वैल्यू भी है। हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है? एफ और एम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एफ एम हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, टोटल करो, ये एफ एम निकल के आ गया आपके पास। एफ एम को एफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके। नाउ तो हमारे पास इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है? इसका आंसर निकल के आ रहा है 99.64। निकाल के देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। ओके। डिस्क्रीट मेथड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं टेकिंग डेविएशन लेके फ्रॉम एक एनी कोई भी आर्बिट्री हमारे पास पॉइंट्स है, तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है? हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा। एन जहाँ पे आपका क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डी आपका टोटल डेविएशन वैल्यू है, ये एज्यूम्ड मीन है, और ए आपके एज्यूम्ड मीन है जहाँ पे मीन को आप एज्यूम करोगे, और सिग्मा एफ डी क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन या फिर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। सो यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे इसमें बात की जा रही है कि सैलरी जो कि आपको ये है, नंबर ऑफ स्टाफ मतलब ये एफ है, ठीक है, ये आपके पास एक्स है, एफ दिया है, एक्स दिया है। आपको शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करना है। शॉर्टकट मेथड में आप क्या करोगे? शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करोगे? एक्स है ये आपके पास, ये आपके पास एफ दिए हैं, टोटल नंबर एफ कितने हो गए? 40 हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। डेविएशन मेरे पास कैसे निकलेगा? एक्स में से अगर मैं ए को माइनस कर दूंगी ना तो मेरे पास डेविएशन निकल जाएगा। अब ए कहाँ से आएगा? ए आएगा आपकी मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू आपके पास कौन सी है? ये वाली है मिडल वैल्यू, यही है ना मिडल वैल्यू। तो अगर मैं 2200 में से अगर मैं 3000 को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या है? -800 बच जाएंगे। अगर मैं 2500 में से 3000 को माइनस कर रही हूँ तो -500, 3000 में से 3000 को माइनस करूँगी तो 0 बचेंगे, 3000 में 3700 को माइनस करूँगी तो 700, 3000 में से 4500 को माइनस करूँगी तो 1500। अब मुझे क्या करना है? एफ है हमारे पास, डेविएशन है, तो एफ डी गुणा कर दूँगी इन दोनों को, 5 40, 4000, ये गुणा करके मेरे पास इतना आ गया, मल्टीप्लाई करके इन सबको प्लस कर लो, कितना आ गया? इन सबको प्लस करने से 400, और एफ मेरे पास कितना निकल के आ रहा है? 40, तो 400 डिवाइड बाई मैं 40 कर दूंगी तो यहाँ पे इसका कितना आंसर निकल जाएगा? 10 आंसर निकल जाएगा। ठीक है।
अब इस 10 में हमें क्या प्लस करना है, हमें एज्यूम्ड की गई मीन को भी प्लस करना पड़ता है। तो एज्यूम्ड की गई मीन हमारे पास कितनी थी, 3000 थी। तो टोटल मिला के हमारे पास आंसर कितना निकलेगा, 3010। ठीक है, सिर्फ शॉर्टकट में सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ती है, जो हमारे पास एज्यूम्ड मीन है उसे हमें अपने निकले हुए आंसर में प्लस करना पड़ता है। सिंपल बात है। ठीक है, बाकी पीछे का जैसा हम करते आ रहे हैं सिर्फ हमें वैसा ही करना है। बस इसमें हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी आंसर आया, हमारे पास जैसे कि आंसर आया था, हमारे पास कितना आंसर आया था, 10 आंसर आया था, उसमें हमने एज्यूम्ड मीन को प्लस किया, तो ये क्या हो गया, 3010 हो गया। ओके, ये मेथड है आपके शॉर्टकट मेथड, जिसमें इंटरवल्स दिए गए हैं। शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करना है, मतलब शॉर्टकट मेथड से हमें इसको निकालना है। इंटरवल्स दिए गए हैं, इसका मीन्स क्या हो गया, कंटिन्यूस सीरीज हो गई है। ये हमारे पास एफ हो गया। कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या निकालते हैं, एम निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। और एम हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 + 10 डिवाइडेड अपॉन में 2 = 5। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, एम निकल गया। सो देखते हैं, ये तो हमारे पास मैथ्स के स्टूडेंट थे, इंटरवल दे रखा था। ये हमारे पास एफ है, ठीक है। ये हमारे पास मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कैसे निकाले, 0 + 10, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ये हमारे पास 5 आ गया। 15, 25, 35 और 45, क्योंकि यहाँ पे 10 का डिफरेंस है इसलिए इतना है। अब हमें डेविजेशन निकालना है। डेविजेशन हम कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमारे पास कौन सी है, क्योंकि यहाँ से तो हम इसको माइनस नहीं कर सकते, तो अब हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। मिड वैल्यू कौन सी निकलेगी हमारे पास, 25 मिड वैल्यू निकलेगी, क्योंकि 2 नीचे छोड़ दो और 2 ऊपर छोड़ दो। तो मिड वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, 25 निकली है। ठीक है, तो जब मिड वैल्यू हमारे पास 25 है, 25 मिड वैल्यू है, 25 में से 5 जाएंगे तो 20 आ गए, 25 में से 15 जाएंगे 10 आ गए, 25 में से 25 गए 0, 25 में से 35 गए 10, 25 में से 45 गए 20। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास एफ है, ये मेरे पास डेविजेशन निकल के आए, दोनों को मुझे क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके ये टोटल आ गया 520 और ये आ गया 60। इसमें हमने क्या करना है, एज्यूम्ड मीन, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है ना मीन को, लेकिन इसमें तो इसमें हमने क्या नहीं किया है, एज्यूम किया है या नहीं किया मीन को, क्या हमने इसमें एज्यूम किया है मीन को। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 3000 एज्यूम किया था कि मीन के रूप में, क्या इसमें भी हमने किया है, ऑफ कोर्स किया है, किया नहीं। 25 एज्यूम्ड ही तो मीन है, क्योंकि हमने क्लास इंटरवल को एक मीन के पार्ट में ही तो डिवाइड किया गया है। क्लास इंटरवल ये था हमारे पास, ठीक है। इनको हमने एक सिंपल से वे में क्या कर दिया, मिड वैल्यू निकाल दी। इसमें हमने ये 25 को एज्यूम्ड मीन के रूप में ही तो लिया है। तो अगर हम 520 डिवाइड बाई 60, तो ये और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। ये हो गया हमारे पास आंसर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पोर्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बचा हुआ वो हम कल करेंगे। आज हमने कितना किया है, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल किया है, और ऐसे ही हमने डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल किया है, और शॉर्टकट मेथड में भी हमने क्या किया है, इंडिविजुअल किया, ठीक है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। समझ में आया।